गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका ओम्स लॉ है। प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो आपके सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कशन किया था, और आज का जो टॉपिक है वो आपका ओम्स लॉ है। इसी से रिलेटेड ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ओम्स क्या थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में ये रूल दिया था जो ओम्स लॉ के नाम से फेमस हुआ। और एक ये जर्मन फिजिस्ट साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज सीमन ओम। इनका पूरा जो नाम था जॉर्ज सीमन ओम था। ठीक है, तो ओम्स लॉ देख लीजिए क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end। इसका मीन समझिए, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जब आपको कंडक्टर में से हम पास कराते हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके? जो आपके दो एंड्स हैं, जो आप जो दो एंड्स लेके चल रहे हो, जो आपकी एक कंडक्टर है उसके दो सिरे होते हैं, तो उसमें जब कोई करंट जो फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? सच एज टेम्परेचर इज अनचेंज। तो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, आप सब जानते हो प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? R कहते हैं। तो आपका क्या हो गया फॉर्मूला? V बराबर I R। V बराबर आई आर। तो I यदि आपको निकालना हो, I क्या है? आपका करंट है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या है? आपका एक कांस्टेंट है जिसे आप बोलते हो रेजिस्टेंस। यदि आपसे पूछा जाए I कितना होगा, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। B और नीचे क्या चला जाएगा? आपका R चला जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन R। जहाँ आपका R क्या है? वेयर R is called the constant of proportionality called resistance of the conductor। क्या कहलाता है? आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो R एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं अब देख लेते हैं। R बेसिकली है क्या? ये B क्या था, I क्या था, R क्या था? तो B अभी मैंने आपको बताया, B आपका जो कहलाता पोटेंशियल डिफरेंस किसके? टू एंड्स, दो एक कंडक्टर है उसके दोनों के बीच के में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, I क्या है? उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और R क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द कंडक्टर है। अब किस तरीके से हम बताएंगे कि V और I में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर V और I के बीच में ग्राफ फ्लोट करते हैं। तो द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द करस्पॉन्डिंग करंट I इज फाउंड टू बी ए स्ट्रेट लाइन। इसका मीन समझ लीजिए, जो ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हम ड्रॉ करते हैं, तो आपको किस तरीके का ग्राफ मिलता है? आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते चले जाते हैं तो करंट भी हमारा बढ़ता चला जाता है। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? आपका एज ए स्ट्रेट लाइन के तरीके से आपका आएगा। जैसे आप डायग्राम में देख भी रहे हो, हम एक्स एक्सिस पे तो करंट लेके चल रहे हैं और वाई एक्सिस पर क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यदि हम करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए, यदि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्स एक्सिस पर यदि करंट भी आपका 1 2 3 इस तरीके से लेके चलते हैं, इतना मिली एम्पियर, और V बराबर जो है समथिंग 1 2 3 वोल्ट है, तो हम क्या देखेंगे? जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मेनली जो आपका ट्रुथ है वो आपका ये कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर हमारा जो करंट होता है वो आपका इंक्रीज होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि वोल्टेज के बढ़ाने पर हमारा करंट इंक्रीज होता है। इस तरीके से आगे हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एक नया वर्ड आया हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इट इज दैट
property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of charges through it. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है कंडक्टर की बाय विच जो अपोज करता है, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कोई कंडक्टर यदि हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनके अपोज करता है या उन्हें रोकने का प्रयास करता है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, या आप ये कह सकते हो करंट चार्ज को रोकने का प्रयास करता है या करंट फ्लो होने में करंट फ्लो का अपोज करते हैं, क्योंकि करंट कब फ्लो होगा? जब आपके चार्ज फ्लो होंगे। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि करंट को रोकने का प्रयास करता है और साथ साथ वोल्टेज भी डिवाइड करता है, आप ये भी कह सकते हो। या फिर अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जो आपके कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं। तो कंडक्टर है तभी तो करंट फ्लो होगा, जब चार्जेस फ्लो होंगे तभी करंट फ्लो होगा। एक कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो होंगे तभी आपका करंट फ्लो होगा। तो वो क्या कार्य करता है? वो जो करंट कब फ्लो हो रहा है? जो आपके चार्ज फ्लो, और जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उन्हें रोकने का जो प्रयास करता है, जो उनका अपोज करने का प्रयास करता है, वो आपका रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी ओम होती है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए ग्रीक लेटर ओम, जो इस तरीके का जो सिंबल है ये किसका है? आपका ओम का है, इस तरीके से। तो हम ओम का सिंबल इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आप ध्यान रखें, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी ओम होती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट बताई थी क्या होती है, और आई जो है वो आपका करंट होता है, करंट की जो यूनिट होती है वो आपकी एम्पियर होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है और करंट की क्या होती है? आपकी एम्पियर होती है। और रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी ओम होती है। अब एक नया वर्ड आया ओम, तो हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम कितना होता है? तो इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, जैसे आप यहाँ से कह सकते हो, जैसे I बराबर आपका V/R आया था, तो हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर V/I लिख सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला था V बराबर IR था। ठीक है, तो हम R बराबर क्या लिख सकते हैं? V/I लिख सकते हैं। तो यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और जो करंट हो, जो एंड के जो कंडक्टर है उन दोनों के एंड के बीच 1 एम्पियर हो, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने ओम का होगा? हमारा 1 ओम का होगा। तो इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, दी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के बीच, मेक ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? आपका 1 एम्पियर हो रहा है टू फ्लो थ्रू इट, इसके बीच में। तो 1 ओम बराबर आप कह सकते हो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या फिर 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या 1 वोल्ट पर एम्पियर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 1 ओम जो इक्वल होता है वो आपका 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स के इक्वल होता है, हम यही कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, इसी पे बेस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ओम्स लॉ डिस्कशन किया, तो ओम्स लॉ के बाद हमने डिस्कशन किया उसका VI ग्राफ, और उसके बाद हमने जाना कि 1 ओम कितना होता है। तो एक जो फॉर्मूला आया वो आया आपका V बराबर IR। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले पर हम काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इसी पे फॉर्मूले पे बेस हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। मतलब आपके पास एक टर्मिनल दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है आपके पास, तो उसके जो टर्मिनल के जो बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 75 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, इसमें जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो आपका 5 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर, आप समझ जाइए, ए का मतलब यहाँ पर हम एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, तो 5 एम्पियर जो है वो आपका करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ, तो कितना आपका करंट फ्लो होगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 150 वोल्ट। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा देते हैं, पहले आपका 75 था, अब हमने 2 गुना कर दिया, कितना हो गया आपके पास? 150 वोल्ट हो गया। तो कितना आपका करंट में चेंजेज आया, आपसे ये पूछा गया है। तो पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जो जो चीज़ आपके पास क्वेश्चन में है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास
जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक जो हीटर है, जो शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो V बराबर आप लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर 75 वोल्ट। और क्या चीज़ आपके पास गिवन है, करंट आपके पास गिवन है 5 एम्पियर, तो करंट I बराबर 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर आपके पास है। आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है V बराबर IR होता है, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है आपकी, फॉर्मूला बना R बराबर V अपॉन I, V की वैल्यू आपकी 75 है और I आपका करंट है 5 एम्पियर, तो I की जगह यहाँ I में यहाँ 5 पुट कर दोगे। अब क्या काम करोगे, 75 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 15 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा R निकल के आ गया, तो क्योंकि R आपका निकल जाएगा तो अगले वाला जो दिया हुआ है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 75 से 150 हो गया, तो हमारे पास R कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो R की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम आसानी से जो आपका करंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है V बराबर IR, लेकिन हमारे पास R नहीं था, तो R हमारे यहाँ से आ गया। तो दूसरे वाले में जब हम I निकालेंगे तो I बराबर V अपॉन R कर देंगे और V की वैल्यू यहाँ पर 150 कर देंगे और R जो आपका ये आ रहा है वो पुट कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा सेम है, रेजिस्टेंस तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। तो चेंज क्या होगा आपका, यहाँ पर करंट होगा। हमने यहाँ पर जो चेंज किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया है। ठीक है, तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं वो कितना हो गया आपके पास 150 वोल्ट हो गया। देन द करंट इज I डैश बराबर V डैश अपॉन R, तो V डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 150 है और R की वैल्यू 15 है, तो आप इससे जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओम्स लॉ पे बेस्ड, तो आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको जो आगे असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन करा थोड़ा सा ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला आया था उसी पर, तो उसी पर हम एक टॉपिक और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो किस जो कंडक्टर है वो किन किन फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो आपके 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट से हम समझा सकते हैं कि कौन कौन फैक्टर्स हैं जो आपका रेजिस्टेंस जो कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ पर डिपेंड होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब जितने आप लेंथ को बढ़ाओगे तो उतना आपका रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। आप अगर लेंथ आपकी हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे आप कह सकते हैं जो आपका पेन है तो इसका जो एरिया है इसको आप क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो। इस तरीके से ये जो ये गोल टाइप सा है, इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये इसका एरिया हो गया इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे इस तरीके से। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस of a conductor R is inversely proportional to its area of cross section A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हम यहाँ पर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, और यदि हम एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, और यदि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा, और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हम
यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं और हमने ऊपर जो बात करी थी वो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की थी। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, अब तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, मतलब जिससे वो आपका बना हुआ है, जो आपका कंडक्टर बना हुआ है उसकी मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर का होगा वो आपका डिपेंड करेगा जिस मटेरियल का वो बना हुआ है। आई बात समझ में। तो हमारे तीन चीज हो गई। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लेंथ के हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, रेजिस्टेंस जो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। अब क्या होगा, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। एक तो R इनवर्सली, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, एक R इनवर्सली 1/A है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और जब दोनों को कंबाइन करोगे तो L तो आपका ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो L तो आपका ऊपर आ गया और L आपका नीचे आ गया। तो यहाँ से हम कंबाइन करके इक्वेशन लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे L/A, तो आपके पास जो इक्वेशन आई R प्रोपोर्शन साइन L/A। प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर रो है, इसे हम क्या बोलते हैं, रो। तो प्रोपोर्शन साइन आपने हटाया तो एक बराबर का सिंबल आ जाएगा, तो R बराबर रो L/A, इस तरीके से। तो रो क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम मैं अभी बता देता हूँ आपको। लेकिन जो रो के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो रो क्या है, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसके दो नाम हैं, या तो आप इसे रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कशन करा, रेजिस्टेंस के बारे में जाना और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, हमने इस बारे में डिस्कशन किया। और यहाँ पर एक हमारी नई जो टर्म्स आई वो आपकी क्या आई, रेजिस्टिविटी, या हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।